ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के लिए कार्यरत अस्थायी मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना खतरनाक कार्यस्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाकों और व्यवसाय जन्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। ये योजना देश के दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अस्थायी मजदूरों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपायों को भी मंजूरी दी है। इनमें शव को संरक्षित रखने और उसे गंतव्य तक पहुंचाने, अटेंडेंट को परिवहन भत्ता देने, अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपये प्रदान करने और मृत्यु के मामले में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया है। श्री केजरीवाल से इस महीने की 18 तारीख को निदेशालय में उपस्थित होने को कहा गया है। ये चौथा मौका है जब निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी नीति मामले में समन जारी किया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने भूषण स्टील लिमिटेड के विरुद्ध धन के अवैध कारोबार की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये गिरफ्तारी 56,000 करोड़ रुपए के बैंक फर्जीवाड़े के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। अदालत ने गिरफ्तार लोगों को निदेशालय की 3 दिन की हिरासत में भेजा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार जनता के लिए भेजे गए केंद्र के धन को लूट रही है। कोलकाता में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। श्री ठाकुर आज उद्यमियों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। संदेशखाली घटना के बारे में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के दल पर हमला करने वाले शाहजहां शेख को राज्य सरकार बचा रही है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पुरुलिया के काशीपुर में 3 साधुओं पर हमले की घटना को लेकर तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने असम में उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद का चुनाव फिर जीत लिया है। 28 सदस्यों वाली परिषद में भाजपा को 25 सीटें मिली हैं। शेष 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बनाए रखने के लिए दीमा हसाओ की जनता का आभार व्यक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर निर्माण समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस बीच मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के दिन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए दोपहर 2 बजे से 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। ताइवान में राष्ट्रपति और नई संसद के चुनाव के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव अगले 4 वर्ष तक चीन ताइवान संबंधों की दिशा तय करेगा। ताइवान पर चीन के दावे को खारिज करने वाली सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। उसने निवर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन के उत्तराधिकारी के तौर पर उपराष्ट्रपति लाई चिंग ते को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जानी मानी शास्त्रीय गायिका स्वर योगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे का आज सवेरे पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं। उन्हें आज सवेरे हृदय गति रुक जाने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। डॉक्टर अत्रे के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। देश भर में जारी कड़ाके की सर्दी के बीच आज देश के कई हिस्सों में इस मौसम का सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।